Hello students, I am Shirin Qureshi and you are watching SQ classes. So today we will start a new chapter of chemistry class 9 that is matter around us pure. So इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं. ओके जो चीज़ें हम डेली यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो वाटर लिखा है इस पे प्योर वाटर, जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं तो क्या ये वाटर रियली में प्योर है और नॉट, ये गोल्ड प्योर है या नहीं है. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में भी बात करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं. सो इस चैप्टर में हम सब्सटेंसेस की प्योरिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं. कौन से सब्सटेंसेस प्योर होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. ओके ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट मैटर्स. मैटर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज अ मैटर? Yes, matter is nothing but everything that is mass and occupy space is called matter. Matter वही होता है जिसमें कुछ स्पेस होता है. ओके एंड जो स्पेस, जिसमें स्पेस होता है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है और जिसमें मास होता है, डेट इज कॉल्ड मैटर. एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें क्या हैं? मैटर ही है. क्योंकि इसमें मास भी है और ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर सकता है, तो इसको हम मैटर कहते हैं. ये काफी डिटेल में हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में. ओके तो यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जो चेयर है, क्या ये मैटर है? यस, इट इज अ मैटर. क्यों? क्योंकि ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है और इसमें कुछ ना कुछ तो मास है ही इसका, है ना. तो ये चेयर भी एक मैटर हुआ. देन ये वाटर जो है, क्या ये मैटर है? यस, ये भी एक मैटर का एग्जाम्पल हुआ. एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, यू नो वेरी वेल. ओके दिस मिल्क इज ऑल्सो अ मैटर. ओके ये जो स्मोक फैक्ट्री से निकल रहा है ये भी एक मैटर ही है. ओके अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर भी एक मैटर ही है, क्योंकि एयर में भी कुछ ना कुछ तो मास होता ही है एंड वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता ही है. अच्छा एयर कैसे स्पेस को ऑक्यूपाई करता है? देखिए हम एक छोटा बैलून लेते हैं. बैलून में आपने एयर को फिल किया. अगर आप इसमें एयर फिल कर रहे हो तो यहाँ पे आपने देखा कि बैलून की साइज इंक्रीज हो जाती है. साइज इंक्रीज कैसे होगी बैलून की? क्योंकि आपने जो एयर इसमें फिल किया था वो एयर अंदर जाके उसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया. उसको बैठने के लिए स्पेस चाहिए होता है, उसने आगे स्पेस को रोक लिया, जिसकी वजह से हमारा जो बैलून है उसकी साइज इंक्रीज हो गई. तो हम ये कह सकते हैं कि यस, एयर इज ऑल्सो अ मैटर, क्योंकि ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और इसमें कुछ मास भी है. एंड दिस चॉक्स और क्रैंस, हम क्रैंस कह सकते हैं या चॉक कह सकते हैं, तो ये भी एक मैटर ही तो है, क्योंकि ये भी स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और इसका भी कुछ ना कुछ तो मास है ही. फिर ये पेन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक मैटर का एग्जाम्पल है. ओके तो हम ये कह सकते हैं कि यस, अर्थ पे पाए जाने वाले सारे ही सब्सटेंसेस मैटर होते हैं, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ तो मास होता है एंड वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं. सो हमारी मैटर की डेफिनेशन हो गई, मैटर इज एवरीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर. ये हम सब पढ़ चुके हैं. अब हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर का जो कि नाम है, इसमें हमसे आप एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज मैटर अराउंड अस अ प्योर? क्या हमारे आसपास जो भी मैटर हैं ये सब प्योर हैं या नहीं है? तो यही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमारे आसपास पाए जाने वाले सब्सटेंसेस, सारे ही सब्सटेंसेस प्योर हैं या कुछ इम्प्योर भी हैं. अगर इम्प्योर हैं तो उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हमने उनको इम्प्योर सब्सटेंसेस कहा, एंड प्योर सब्सटेंसेस का क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम उसको प्योर कह रहे हैं. देखिए जब भी हम मार्केट में कोई चीज़ बाय करने जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी प्योरिटी की. ओके फॉर एग्जाम्पल हमने ये घी बाय करना है. ओके तो इसके बॉक्स पे मेंशन किया हुआ है प्योर घी. हम यहाँ पे देखकर ही लाते हैं, यहाँ लिखा होता है समटाइम्स 100% प्योर. ओके 100% प्योर. तो 100% प्योर का मतलब क्या हुआ? बिकॉज इसमें नो अडल्ट्रेशन, मतलब ये हुआ इट इज इन कम्प्लीटली प्योरेस्ट फॉर्म. ये पूरा जो है प्योर है. यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इस मिल्क में, मिल्क के बॉक्स पर आप देख सकते हैं प्योर मिल्क. तो क्या रियली में मिल्क प्योर है? हम इसको
प्योर का मतलब हम यहाँ क्या समझ रहे हैं, हम क्या समझ के लाते हैं प्योर, कि ये प्योर मिल्क है। यस, हमें पता है इन जनरल टर्म हम प्योर का मतलब समझते हैं देयर इज नो अडल्ट्रेशन, जिसमें किसी तरीके का कोई अडल्ट्रेशन नहीं होता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जिसमें कोई दूसरा कंपोनेंट मिक्स नहीं होता है, उसी को हम प्योर मानते हैं ना। तो क्या साइंस के टर्म में भी प्योर का मतलब यही होता है? तो हम यही यहाँ पे समझने जा रहे हैं कि साइंस की टर्म में प्योर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्योर जो होता है ना, मिल्क, ये जो मिल्क है यहाँ पे, ये साइंस की टर्म में प्योर नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, मिल्क में तो एडल्ट्रेशन है, हम कह सकते हैं, बिकॉज मिल्क में वाटर भी तो होता है, मिल्क में फैट भी होता है, उसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। देखिए, इफ हम मिल्क का फिजिकल कॉम्पोजिशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए मिल्क में वाटर भी है, लैक्टोज भी है जो कि एक शुगर होती है, एंड इसमें फैट भी है, प्रोटीन भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं। तो यहाँ पे तो काफी सारे कंपोनेंट्स हो गए। तो मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि मिल्क जो है ये प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें काफी सारे कंपोनेंट्स हैं, इसमें काफी सारा न्यूट्रिशन मिक्स है। देखिए, तो मिल्क में तो बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है, सो डेट्स वाई मिल्क इज कॉल्ड अ कंप्लीट फूड। इसी वजह से मिल्क को कंप्लीट फूड कहते हैं, क्योंकि उसमें सारा जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन होता है वो हमें पूरा मिल जाता है मिल्क से। तो अब साइंस की टर्म में क्या हम मिल्क को प्योर कह सकते हैं? नो, मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज मिल्क इज हेट्रोजिनस मिक्सचर, और इसमें काफी सारे कंपोनेंट मिले होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको प्योर मिल्क नहीं कह सकते। तो मतलब ये हुआ कि साइंस ने जो है, साइंस की टर्म में प्योर सब्सटेंस का मतलब ये हुआ मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कंपोनेंट, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का कंपोनेंट होता है, उसको हम प्योर सब्सटेंस मानते हैं इन साइंस टर्म। ओके, तो उस लिहाज से प्योर मिल्क जो है ये प्योर नहीं हुआ। ओके, तो हमें अब जैसा हमारे क्वेश्चन, हमारे जो चैप्टर का नाम है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास पाए जाने वाले सारे ही सब्सटेंसेस प्योर होते हैं? नो। तो इसका आंसर हमें मिला नो, सारे सब्सटेंसेस आर नॉट प्योर। अब कौन से सब्सटेंसेस प्योर होते हैं, कौन से इम्प्योर होते हैं, कौन से प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, वो हम यहाँ पे समझेंगे। We know that state of matter. We know that about the state of matter. मैटर के स्टेट के बारे में हम सभी को पता है कि मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स। फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट, नंबर 2 लिक्विड स्टेट, एंड नंबर 3 इज गैसियस स्टेट। एक और स्टेट होता है प्लाज्मा, बट वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो सॉलिड स्टेट के कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइस, सॉल्ट, शुगर, और भी बहुत सारे होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सारे स्टेट जो होती है सॉलिड स्टेट के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं लिक्विड स्टेट के कुछ एग्जाम्पल्स। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें कोल्ड ड्रिंक, यस इट इज लिक्विड स्टेट। ओके, वाटर, टी, कॉफी, जूस, ये सारी चीजें जो है लिक्विड स्टेट में होती हैं, एंड ये सभी मैटर्स होते हैं। फिर गैसियस स्टेट की हम बात करते हैं तो यस, ऑक्सीजन जो कि हमें इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में ही होता है। स्टीम हम देख सकते हैं, वाटर की स्टीम, और कोई भी एयर, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और कोई भी गैस हो सकती है। अब जो हम लिक्विड, सॉलिड और गैस स्टेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमने इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है? ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस होते हैं? तो देखिए, हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस जो बना हुआ होता है वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ये कोई एक मैटर है आपका, समझिए कि ये आयरन मैटर है। ओके, आयरन एलिमेंट बोल दीजिए आप इसको। तो इस आयरन में आपको पता है सारे पार्टिकल्स जो हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एंड जो स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल होते हैं ये कहलाते हैं इसके एटम्स। ओके, ये एटम्स भी होते हैं, एटम्स कहलाते हैं। तो जो सॉलिड स्टेट में जो होता है ना, वो पार्टिकल्स काफी पास पास क्लोज्ड पैक होते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस फोटोग्राफ में ये सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए बैठे हुए हैं, एकदम क्लोज्ड पैक है। जबकि लिक्विड में
यहाँ पे आप देखिए ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर है और गैस में जो है ये और दूर है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें होता है इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। ये सारी जो प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं वो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से आते हैं। एंड व्हाट इज इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस? इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, देखिए द स्पेस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। हाँ, तो ये इसी स्पेस की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहे हैं। तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत लेस होता है, नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। एंड लिक्विड में जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू सॉलिड। एंड गैसियस स्टेट में इंटरमोलिकुलर स्पेस काफ़ी लार्जेस्ट होता है, इसी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। और यही रीज़न है कि इनके बीच का जो बॉन्डिंग होता है ना, ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं ये वीक होते हैं। इसी वजह से आप थोड़ी सी भी एनर्जी इसको दिया तो ये बॉन्ड को ब्रेक करके इसके मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाते हैं एंड ये फ्लाई भी कर सकते हैं। तो इस इंटरमोलिकुलर स्पेस की वजह से इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं। फिर हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अब हमने अभी ये देखा कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अभी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम मैटर को किसी और तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो हमारे पास जितना भी मैटर है, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, हमने उनको 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज प्योर मैटर एंड नंबर 2 इज इम्प्योर सब्सटेंसेस। ओके, अब प्योर एंड इम्प्योर क्या होता है, देखिए मेड अप प्योर सब्सटेंसेस मतलब मेड अप ऑफ ओनली वन कंपोनेंट, जो एक ही टाइप के, वन टाइप ऑफ कंपोनेंट जिसका बना होता है। एंड मिक्सचर में 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस हो सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज ये आपके पास एक ग्लास है वाटर का, आपने इसमें एक वाटर भर लिया, ओके, पानी इसमें भर लिया आपने। एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर यू नो वेरी वेल, H2O इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। ठीक है, जब आपने इसमें वाटर भरा तो आप देख सकते हैं कि वाटर ग्लास में सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसके होंगे, यस वाटर के ही होंगे ना, H2O ही होगा। यहाँ पे काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स बैठे हैं जो कि H2O के ही हैं। अब अगर मान लीजिए कि इसी ग्लास में हमने वाटर के साथ साथ ये जो वाटर हमने फिल किया था ना, ये H2O भरा हुआ है यहाँ पे सपोज, और इसमें हमने थोड़ा सा शुगर डाल दिया या सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, तो अब क्या इसमें वाटर के मॉलिक्यूल के साथ साथ कोई और सब्सटेंस के मॉलिक्यूल भी हैं? यस, सोडियम क्लोराइड के भी मॉलिक्यूल इसमें मिक्स हो गए हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट इज NaCl। सोडियम क्लोराइड जो होता है, सॉल्ट हम जनरल टर्म में इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस ग्लास में वाटर के साथ साथ सोडियम क्लोराइड के सब्सटेंसेस भी मिक्स हैं। तो अब आप इसको प्योर नहीं कह सकते, अब हम इसको कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर है ना, इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर में 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस हो सकते हैं। ओके, एंड प्योर सब्सटेंसेस में सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा। वाटर है तो वाटर का ही कंपोनेंट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसमें फिल कर देंगे तो CO2 के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स उसमें नहीं हो सकते। तो ये हो गया आपका प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस को हम फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस को फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। Heterogeneous solution further categorized into 2 parts, colloids and suspension। अब इन सारी चीज़ों को जो impure substances हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्योर मेटर्स की, तो हम पहले यहाँ लेते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए एलिमेंट्स शॉर्ट में भी यहाँ समझ लेते हैं हम, मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो कि सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें एक ही टाइप के एटम। फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात करते हैं हाइड्रोजन की। ओके, तो हाइड्रोजन में सारे एटम्स हाइड्रोजन के ही तो होंगे। जैसे कि ये सपोज ये हाइड्रोजन है आपके पास, और हमें पता है हर मैटर के अंदर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम उसके एटम्स कहते हैं।
जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, डेट इज कॉल्ड एटम। तो हाइड्रोजन में सारे हाइड्रोजन के ही एटम आपको दिखाई देंगे, उसमें कोई दूसरा एटम नहीं हो सकता। इसी टाइप से ऑक्सीजन में आप देखेंगे तो सारे ऑक्सीजन के ही एटम होंगे। बट हम यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। वाटर में देखिए, वाटर में आपको 2 टाइप्स के दिख रहे हैं एटम्स, एक तो है हाइड्रोजन एटम और दूसरा है इसमें ऑक्सीजन एटम। तो वाटर के कंपाउंड में 2 अलग अलग टाइप्स के आपको एटम्स दिखाई देंगे, हाइड्रोजन एटम भी है उसमें और ऑक्सीजन एटम भी है, जो कि एक फिक्स्ड रेशियो में है। इसी टाइप से आप देखिए सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, नमक जो हम खाते हैं, उसमें 2 आपको एटम्स दिखाई दे रहे हैं, एक है सोडियम एंड दूसरा है आपका क्लोरीन एटम, है ना। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप्स के एटम्स के बीच में बॉन्डिंग दिख रही है। तो ये फिर एलिमेंट नहीं कह सकते हम इसको कहेंगे कंपाउंड। तो हम यहाँ पे कंपाउंड की डेफिनेशन इस तरीके से बोल सकते हैं ना इसके डेफिनेशन को, कि मेड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। बट एलिमेंट में सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, वो एलिमेंट कहलाते हैं। इसको हम थोड़ा डिटेल में लेंगे आगे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंसेस। अब हम धीरे धीरे अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब चूंकि हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना था प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। अभी हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है, बेसिक में हमने ये पढ़ा है मैटर्स क्या होते हैं और थोड़ा सा एलिमेंट एंड कंपाउंड्स के बारे में हमने लिया है। अब यहाँ पे हम प्योर सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस इज प्योर सब्सटेंसेस हैज ऑल द सेम एटम्स और मॉलिक्यूल्स। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, एक ही टाइप के एटम्स या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे, देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसके नीचे लिखा प्योर सब्सटेंसेस। ओके, इसमें जो बॉल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये समझिए कि कोई एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो ये पूरा क्या होगा, ये होगा आपका हाइड्रोजन का एलिमेंट, ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट होगा ये। तो हाइड्रोजन एलिमेंट में आप देखिए ये छोटे छोटे बहुत सारे एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन एलिमेंट में सारे हाइड्रोजन के ही तो एटम्स हैं। तो फिर ये क्या हुआ, ये प्योर सब्सटेंस हुआ ना, क्योंकि ये एक ही काइंड के एटम्स हैं इसमें। अब हम बात करते हैं ये कोई दूसरा प्योर सब्सटेंस है, जो आप समझ लीजिए कि ये वाटर की बात कर रहे हैं, ये वाटर है। ओके, यहाँ पे हम प्योर सब्सटेंस का नाम दे देते हैं कि ये वाटर है कोई। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स में आप देखिए, वाटर में देखिए ये एक मॉलिक्यूल्स है H2O का, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है H2O का, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा H2O का। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। बट ओवरऑल जब आप इसको देखेंगे तो H2O में सारे मॉलिक्यूल्स तो H2O के ही हैं। तो सो ये भी एक प्योर सब्सटेंस ही कहलाएगा ना, क्योंकि प्योर सब्सटेंस तो हम उसे ही कह रहे हैं जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हो और सेम काइंड के ही मॉलिक्यूल्स हो, जिसमें या तो मॉलिक्यूल हो तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हो। ऐसा नहीं है कि हमने वाटर के मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे NaCl या सॉल्ट मिला दिया है, ठीक है। अब देखिए ये तीसरे थर्ड डायग्राम में हम देख सकते हैं ये मिक्सचर है, कोई चीज का किसी भी चीज का मिक्सचर हो सकता है। सपोज ये जो हमने लिया था ना, ये हमारा वाटर है, H2O का मॉलिक्यूल है, और जो दूसरा बड़ा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये हम समझिए कि हमने इसमें सॉल्ट मिला दिया है, तो ये दूसरा हो गया मॉलिक्यूल NaCl का। तो यहाँ आप देखिए 2 अलग वैरायटी के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिर प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा, ये इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। तो अब आपको बात समझ में आई ना कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो एक ही टाइप के एटम्स या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, उनको हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। तो जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एलिमेंट कहते हैं। और जो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स एक ही टाइप के होते हैं उनको हम कंपाउंड्स कहते हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली प्योर सब्सटेंस की। अब हम देखते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं भाई, देखिए प्योर सब्सटेंस इज वन दैट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड हैज ऑलवेज द सेम टेक्सचर, कलर, टेस्ट एट अ गिवन टेम्परेचर नॉन इज अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनका एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और जिनका टेक्सचर, कलर, टेस्ट कोई भी टेम्परेचर पर वो चेंज नहीं होता है।
फॉर एग्जाम्पल आपने देखा शुगर के क्रिस्टल्स अभी आप देखेंगे तो शुगर के क्रिस्टल काफी लंबे टाइम तक भी अगर आप रखेंगे तो वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही उसके कलर में, टेक्सचर में। ऐसा नहीं कि उसके कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे। शुगर का फॉर्मूला आपको पता है ना, कार्बन C12H22, ये हमारा शुगर है, O11। तो मतलब कार्बन, ये जो शुगर है ये 3 कंपोनेंट से बना है। एक है इसमें कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन एंड थर्ड कंपोनेंट इज ऑक्सीजन। तो 3 कंपोनेंट से मिलकर एक फिक्स्ड रेशियो में हमारा शुगर के क्रिस्टल्स बने होते हैं। अब अगर आपने इसको खूब सालों तक भी शुगर अगर आप रख रहे हैं तो क्या इसका कंपोनेंट चेंज हो जाएगा? क्या यहाँ से कार्बन निकलकर कुछ और बन जाएगा? क्या यहाँ से हाइड्रोजन निकलकर कुछ और बन जाएगा? नो। जब तक कि उसका कुछ टेम्परेचर चेंज ना किया जाए, कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज ना किए जाएंगे, तब तक उसमें कोई चेंज ना आएगा, जब तक उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, टेक्सचर, कलर, टेस्ट सब कुछ सेम रहता है, जब तक कि उसमें कुछ भी चेंजेस, चाहे वो चेंजेस फिजिकल मीन्स हो, फिजिकल मीन्स चेंजेस फॉर एग्जांपल ग्राइंडिंग या फिर आपने उसको वॉशिंग किया, ग्राइंड कर दिया। सपोज आपने शुगर के क्रिस्टल्स को ग्राइंड कर दिया मिक्सी में, तो इसका एक पाउडर, फाइन पाउडर मिल जाएगा। अब ये पाउडर में क्या ऐसा है कि अब इसमें इसका कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाएगा? क्या कार्बन यहाँ से निकल जाएगा, या हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा, या ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ जाएंगे? यहाँ पे 11 ऑक्सीजन की जगह 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे, या 22 हाइड्रोजन की जगह कुछ कम या ज्यादा हाइड्रोजन हो जाएंगे? नो। उसका जो कॉम्पोजिशन है, जो केमिकल फॉर्मूला है, वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप उसको ग्राइंडिंग कर दें, चाहे आप उसको वॉशिंग कर दें ना। फिजिकल मीन से इसके कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आता है। तो फिर सारे एग्जाम्पल्स, इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। हाइड्रोजन भी एक प्योर सब्सटेंस है, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, सोडियम क्लोराइड भी एक प्योर सब्सटेंस है, बेकिंग सोडा, शुगर, बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में ये 2 टाइप्स होते हैं। आप ये 2 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये दोनों चीजें जो है ना प्योर सब्सटेंस में ही हम की कैटेगरी में हम इसको डालते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसकी देखते हैं। प्योर सब्सटेंसेस आर मोस्टली होमोजीनियस इन नेचर। These substances mainly have a constant और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। क्या कह रहे हैं भैया, इसका क्या मतलब हुआ? होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, जो दिखने में बिल्कुल एक सेम हो। अब आप यहाँ 2 पिक्चर देख पा रहे हैं। एक तो है आपका यहाँ पे सॉल्ट, शुगर, NaCl, और सेकंड जो है आपका यहाँ पे सेकंड फोटोग्राफ में शुगर के क्रिस्टल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर आपको पता है ना, C12H22O11। अब आप बताइए कि क्या इस सॉल्ट में आपको सोडियम के पार्टिकल्स या सोडियम के एटम्स और क्लोरीन के एटम्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम बैठा हुआ है भाई और यहाँ पे क्लोरीन है? क्या माइक्रोस्कोप से आप इसको देख पा रहे हैं? नहीं। इसको आप ये होमोजेनस नेचर के होते हैं, ठीक है। मतलब होमोजेनस मतलब जो जिसमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट या कोई भी 2 कंपोनेंट जो भी आपने मिलाया हुआ वो अलग अलग फेज में दिखाई नहीं देते हैं। तो आप यहाँ से सोडियम और क्लोरीन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से शुगर में आपको नहीं पता है कि यहाँ पे कार्बन है, कहाँ है कार्बन, कहाँ ऑक्सीजन है एंड कहाँ हाइड्रोजन है, कहीं आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सारा कंबाइंड होके एक होमोजेनस नेचर में आ गया है, होमोजेनस कंपोजिशन हो गई इसकी, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गई है इसकी, है ना, जिसको आप अलग से इसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। एंड द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, द सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। अब बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट्स मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड स्टेट चेंज होके वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब एक लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए फोटोग्राफ में एक कंटेनर में वाटर जो है वार्म हो रहा है, यहाँ पे हमने गैस ऑन करके रखा हुआ है और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है। तो आप देखिए इसका केमिकल कॉम्पोजिशन, वाटर का जो है फॉर्मूला H2O होता है। तो यहाँ पे हम H2O को वार्म कर रहे हैं। अब देखिए आपने इसको इतना हीटअप किया, इतना हीटअप किया, इतना हीटअप किया कि एक कंडीशन, एक टेम्परेचर पे ये
ऐसा टेम्परेचर पे पहुंचेगा जब ये वाटर के वेपर जो है ना स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए जो वेपर्स निकल रही है ना, ये वाटर की स्टीम। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्टीम है इसका फॉर्मूला भी तो H2O ही होगा, चाहे वो गैस के फॉर्म में आया, बट ये तो वही चीज ना, मैटर तो वही है, H2O ही है। तो यहाँ पे तो ये पहले वाटर जो था ना ये लिक्विड स्टेट में था, अब यहाँ पे जो वाटर बन गया वो गैस के फॉर्म में आ गया। तो ये ही वाला पॉइंट कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट, इसी को हम कहते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आपको वाटर को टेस्ट करना है कि भाई वाटर प्योर है या इम्प्योर है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वाटर को बॉईल करके देख सकते हैं। उसमें आप थर्मामीटर लगा कर रख दीजिए और टेम्परेचर नोट कर लीजिए। अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो वाटर आप पी रहे हैं वो एकदम प्योर है। और अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस से कम या ज्यादा वो हो रहा है, मतलब उसमें अडल्ट्रेशन किया हुआ है, वो इम्प्योर वाटर है। ओके, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हुआ। अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट्स की। मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? देखिए, मेल्टिंग पॉइंट्स वो होते हैं जब कोई सॉलिड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? देखिए, यहाँ पे आइस है, ये आइस है हमारा। आइस को आपने यहाँ पे आप देखिए कंटेनर में हमने खूब सारा आइस भर लिया और इसमें हमने एक थर्मामीटर लगा दिया, ये थर्मामीटर है आपका। ओके, और यहाँ पे जो था ये आइस है आपका, ये यहाँ। अब आपने नीचे फ्लेम ऑन कर दिया है यहाँ पे आपका, ठीक है, गैस जला दिया हमने। अब यहाँ देखिए कि धीरे धीरे इसको जो हीट मिलेगी टेम्परेचर की वजह से, ये टेम्परेचर की वजह से इसका जो स्टेट है वो कन्वर्ट होने लगेगा। अभी आइस कौन सा स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में था। अब एक पॉइंट ये मेल्ट होता होता, मतलब इसको इतनी हीट मिलेगी कि एक टाइम ऐसा आएगा, एक पॉइंट इसको ऐसा मिलेगा जिसपे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसने अपनी फेस चेंज कर दी, सॉलिड से वो कौन सी फेज में आ गया? लिक्विड फेज में आ गया। तो इसी पॉइंट को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सो नेक्स्ट हम ले लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। A pure substance usually participates in a chemical reaction to form predictable products. जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो केमिकल इक्वेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम क्लोराइड या सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो सारे प्योर सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, प्योर सब्सटेंस कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। पता है हमको कि मैटर की जो 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो प्योर सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, कुछ प्योर सब्सटेंसेस लिक्विड भी हो सकते हैं। जैसे कि सॉलिड के कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ डाले हुए हैं, गोल्ड मेटल, शुगर, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम कहते हैं, केमिकल नेम होता है NaHCO3, जो कि हम केक वगैरह बेक करने में इसका यूज करते हैं ना, तो ये बेकिंग सोडा हो गया आपका। डायमंड भी एक प्योर सब्सटेंस है, कॉपर वायर्स भी हैं। अब हम इसकी दूसरी स्टेट गैस, कुछ प्योर सब्सटेंसेस गैस के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, नियॉन, हाइड्रोजन गैस ना, नियॉन भी गैस होता है, नोबल गैस। फिर यहाँ पे लिक्विड की हम बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स लिक्विड के भी यहाँ है। मर्क्यूरी जो होता है, आपने थर्मोमीटर में देखा है, एक चमकीला सा सब्सटेंस जो दिखाई देता है वो मर्क्यूरी, Hg होता है। इसका सिंबल जो होता है ना Hg होता है मर्क्यूरी का, जो काफी पॉइजनस भी होती है वो। आप उसको मतलब चमकीला ब्राइटनेस होती है उसमें, एंड लिक्विड स्टेट में होता है ये। तो ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके लिक्विड के। बोरॉन, ये भी एक एग्जाम्पल है लिक्विड स्टेट का। तो ये सारे प्योर सब्सटेंसेस हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे बात की प्योर सब्सटेंसेस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा। अब हम यहाँ पे डिटेल में जाने वाले हैं, एलिमेंट्स को समझेंगे एंड कंपाउंड्स को समझेंगे, और दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। पहले हम बात करेंगे एलिमेंट की। व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स क्या होते हैं?
तो सी इन दिस फोटो, व्हाट इज दिस? यस, इट इज आयरन नेल। आयरन नेल का एक फोटो है ये। ओके, ये क्या है? यस, कॉपर यूटेंसिल्स हैं कुछ। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फोटो में कुछ सिल्वर के यूटेंसिल्स हैं, एक जग है, ओके, एंड कुछ बाउल्स हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गोल्ड है, ओके, ये गोल्ड का कुछ एक फोटो है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ एक बंदा यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं एलिमेंट के। ये ग्रेफाइट है आपका, जो हम पेंसिल की लीड में, ये देखिए जो पेंसिल की लीड होती है ना, ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ऑल आर एलिमेंट्स। ये सारी चीजें एलिमेंट्स होती हैं। अब हम इनको एलिमेंट क्यों कह रहे हैं? हम इसको कंपाउंड क्यों नहीं कह रहे हैं? यस, इसका अगर हम एक एग्जाम्पल ये वाला ले लें आयरन नेल का। ओके, अब आयरन नेल आपको बाहर से ऐसे दिखाई दे रही है, बट अगर आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता है कि आयरन, कोई भी मैटर जो होता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम उसके एटम्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये आयरन है, आयरन नेल में बहुत सारे एटम्स के ये सारे एटम्स कौन से हैं? Fe के। आयरन को आयरन का आपको पता है ना सिंबल Fe होता है। ओके, तो अब आयरन में सारे एटम्स आयरन के, ये पूरा एक जो नेल दिख रहा है ना, उसका अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। यहाँ पे देखिए ये एक आयरन का एटम्स है, ये दूसरा आयरन का एटम्स है ना, ये सारे आयरन के एटम्स है। तो सारे टाइनी पार्टिकल जो कि एटम हम जिन्हें कहते हैं, इसमें आयरन के ही मिलेंगे। इसमें आपको कॉपर का या सिल्वर का या गोल्ड का नहीं मिल सकता। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, कॉपर का देख लेते हैं। कॉपर का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये भी देखिए, यहाँ पे ये कुछ एटम्स हैं इसके कॉपर के, ये एटम्स एक दूसरे से लगे हुए हैं। ये सारे एटम्स सिमिलर हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं कलर में, शेप में, क्योंकि ये सारे कॉपर के ही तो हैं। इसको हम बोलते हैं Cu, कॉपर का सिंबल होता है Cu, ठीक है। तो कॉपर की मेटल में सारे एटम्स कॉपर के ही होंगे, सिल्वर में सारे एटम्स सिल्वर के ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि ये 9th क्लास है आपका। ओके, अब 9th क्लास में सारे स्टूडेंट्स कौन से होंगे? 9th क्लास के ही तो होंगे। क्या उसमें 10th का कोई बच्चा बैठ सकता है? कोई स्टूडेंट्स हम 10th का बिठा सकते हैं? नो। तो जिस तरीके से 9th क्लास में सारे स्टूडेंट्स 9th के ही होंगे, उसी तरीके से अगर एलिमेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आयरन है, तो सारे एटम्स जो हैं वो आयरन के ही एटम्स होंगे, सिमिलर एटम्स होंगे। तो हम ये कह सकते हैं ना कि एलिमेंट वही होता है जिसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। यहाँ पे हम गोल्ड भी देख लेते हैं, और ये सिल्वर है, ठीक है। यहाँ देखिए गोल्ड का कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा आपको। गोल्ड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एटम्स होते हैं, ये सारे एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग के थ्रू बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे सब सिमिलर है, एक जैसे हैं। क्या गोल्ड में आपको कोई ये सिल्वर का जो एक एटम दिखाई दे रहा है नीचे जो है, ये सिल्वर है, तो क्या ये एटम्स यहाँ जा सकता है? नो, ये एटम्स अपने ही मेटल में रहेगा ना, अपनी ही एलिमेंट में रहेगा। यहाँ पे हम सिल्वर है, तो सिल्वर में सिल्वर के एटम्स होंगे, गोल्ड में गोल्ड के एटम होंगे, कॉपर में सिर्फ कॉपर के ही होंगे। ओके, तो हम ये कह सकते हैं ना, फिर एलिमेंट की डेफिनेशन अगर हम बनाएं तो हम ये लिख सकते हैं, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट वो होता है जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। यस, आयरन में आयरन के ही एटम्स हैं, कार्बन में कार्बन के एटम्स हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ही आपको एटम्स दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन, और ये नियॉन है, तो नियॉन में भी खाली नियॉन के ही आपको दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि नियॉन में ऑक्सीजन का आ गया हो कोई एटम, नो। तो एलिमेंट की डेफिनेशन, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। अगर हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू सब्सटेंस इवन बाय यूजिंग सम फिजिकल और केमिकल मींस। मतलब कि अगर आप इसको ब्रेक डाउन करना चाहें कोई भी फिजिकल और केमिकल मींस से, तो ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है। भाई क्यों नहीं होगा? देखिए, अगर आपने आयरन का एक रॉड लिया, उसको आपने ब्रेक किया, 2 पार्ट मिल गए आपको, ओके, फिर आपने उसको ब्रेक किया, फिर से उसको 2 पार्ट्स में आपने तोड़ दिया। ऐसा ब्रेक करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक स्टेज ऐसी आएगी कि
टाइनी सा पार्टिकल मिलेगा आपको। ये टाइनी सा पार्टिकल देखिए, ये टाइनी सा पार्टिकल्स क्या कहलाता है? एटम। इसको हम एटम बोलते हैं। ओके, तो आप इसको कितना भी तोड़ें आपको मिलेगा तो आयरन में आयरन का ही एटम। ऐसा तो नहीं है कि आयरन में कॉपर का एटम निकल आएगा अगर आप ब्रेक डाउन करते जाएंगे। नो, चाहे आप फिजिकल प्रोसेस यूज करें, चाहे आप केमिकल प्रोसेस यूज करें, कोई भी प्रोसेस से आप एलिमेंट को नहीं तोड़ सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स फॉर्म एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो सब एलिमेंट से ही बनी हुई होती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं। देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं कितने? 26। ओके, अब 26 अल्फाबेट से हमने बना लिए ढेर सारे वर्ड्स। वर्ड्स कितने हुए भाई? वर्ड्स तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना, हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने ढेर सारे हमने वर्ड्स बना लिए। तो जो अल्फाबेट्स तो लिमिटेड थे हमारे पास, बट उन्होंने ही अलग अलग तरीके से कंबाइंड हुआ। जैसे आपने ए एन डी एंड बना दिया, या कोई भी एक लेटर आप कोई भी वर्ड लिख लीजिए, तो ए का यूज आप किसी और वर्ड में भी यूज कर रहे हैं, ए लेटर का आप यूज किसी और वर्ड में भी कर सकते हैं। तो ए अलग अलग तरीके से अलग अलग लेटर से कंबाइंड होकर एक नए नए वर्ड्स बना रहा है। ठीक उसी तरीके से एलिमेंट भी जो है अलग अलग तरीके से रिएक्शन कर करके अलग अलग एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके नए नए कॉम्बिनेशन में नए नए कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या बोल रहे हैं भाई? ये बोल रहे हैं कि एलिमेंट में जो होता है ना, एक ही टाइप के प्रोटॉन्स होते हैं। एंड व्हाट इज प्रोटॉन्स? प्रोटॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन एक पार्टिकल होता है। कहाँ होता है? एटम के अंदर होता है। हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझेंगे एटम के बारे में। एटम क्या होते हैं, इसमें कितने टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज होता है, एंड ये पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं एटम्स में, पार्टिकल्स इन एटम्स, नंबर 1 इज प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। नंबर 2 न्यूट्रॉन्स विच इज न्यूट्रल, मतलब इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, देयर इज नो चार्ज ऑन इट। एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसपे माइनस का साइन होता है। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम, अब हम यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हीलियम सिंबल होता है He। हीलियम बहुत लाइटर गैस होती है और जो बैलून्स में भी फिल की जाती है, एरोप्लेन में इसका यूज किया जाता है, एरोप्लेन के टायर्स में इसका यूज किया जाता है, बिकॉज इट इज वेरी लाइटर गैस एंड सेफ भी होती है, जल्दी से आग नहीं पकड़ती। जबकि हाइड्रोजन कैचेस द फायर वेरी इजीली, डेट्स वाई हाइड्रोजन नहीं फिल की जाती है, हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम गैस फिल की जाती है। वैसे तो हाइड्रोजन इज लाइटर देन हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो 1 होता है और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो हीलियम जो है नंबर 2 पे आती है ना, नंबर इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 2 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन ही फिल करना चाहिए क्योंकि उससे भी ज्यादा लाइटर गैस है। बट हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत जल्दी से कैचेस द फायर, आग को पकड़ लेती है, इसमें आग लगने का डर होता है, इसलिए हम एरोप्लेन और ये बैलून्स वगैरह में हाइड्रोजन को नहीं फिल किया जाता है, हीलियम गैस को फिल किया जाता है। सो हम यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम का देख लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है, ये अंदर से एटम्स कैसा होता है। बेसिकली हम देख सकते हैं एक सर्कल जो हमने यहाँ बनाया है सेंटर में, ये पूरा ये है आपका स्ट्रक्चर एटम का। ठीक है, ये पूरा ड्रॉ नहीं कर रहे हैं हम, ये पूरा यहाँ पे जो है ये सर्कल जो है ये एटम है। इसका जो सेंटर पार्ट होता है ना, ये पूरा सेंटर पार्ट, इसमें एक और सर्कल होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर में ये जो लेयर बनी हुई है ये कहलाती है इसके ऑर्बिट्स और शेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स आप ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन होता है जिसपे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और सेंटर पार्ट में जो N लिखा हुआ है ये है न्यूट्रॉन, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज वाले होते हैं ये होते हैं प्रोटॉन्स। तो देखा हमने कि 3 पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन के, तीनों पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के बाहर, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये सर्कल जो बनाया हुआ है
ये न्यूक्लियस है। इसके बाहर जो इमेजिनरी पाथ होते हैं जिनको हम ऑर्बिट्स या शेल्स कहते हैं, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन जो होते हैं ना, ये न्यूक्लियस में होते हैं, जिसकी वजह से इसका मास होता है, बाहर होता है। इस स्ट्रक्चर में आप और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस होता है, ये सेंटर पार्ट में ये जो हमने बनाया है ना, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन मतलब जिसपे नो चार्ज, जीरो, और प्रोटॉन मतलब जिसपे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और इस न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे देखिए, इस न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे देखिए, ये जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये जो इमेजिनरी पाथ है, ये इसका इमेजिनरी पाथ होता है। इसके चारों इसमें ये चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एटम्स के अंदर तीन पार्टिकल्स होते हैं, 3 टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रल होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है, एंड इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, ये तीनों पार्टिकल्स इसमें। तो हम बात कर रहे थे कि जो एलिमेंट होता है ना, उसमें सारे इनके एलिमेंट्स में सारे प्रोटॉन्स की जो नंबर होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव दिस सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये वही प्रॉपर्टी है जो भी हम पढ़ रहे थे कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोडियम है, ये सोडियम है। ओके, सोडियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 11। तो सोडियम के सारे एलिमेंट्स में कितने एटम्स होंगे, कितने मतलब प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11 प्रोटॉन्स ही होंगे ना। तो अभी हमने देखा एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखिए, व्हाट इज दिस? यस, इट इज हाइड्रोजन। और ये क्या है? यस, ऑक्सीजन। अब ये जो हाइड्रोजन है, इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखें तो हमें पता है ये टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये एटम्स हैं इसके, ये हाइड्रोजन का एक एटम है। ओके, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है। तो काफी सारे हाइड्रोजन के इसमें एटम्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यस, ऑक्सीजन में भी तो एटम्स ही होते हैं ना। इंटरनल स्ट्रक्चर इसका क्या है? हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन है, ओ। ठीक है, ये सारे इसके एटम्स के नेम है, एटम्स है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अब आप ले लीजिए, यहाँ से सपोज मैंने 2 एटम्स निकाल लिए हाइड्रोजन के, ओके, और यहाँ से हमने 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का निकाल लिया। अब यहाँ से हम कुछ एटम हाइड्रोजन के ले लेते हैं और कुछ एटम हम यहाँ ऑक्सीजन के ले लेते हैं, और हम इसको केमिकली कंबाइन करा देते हैं, तो हमें एक नया सब्सटेंस मिल जाएगा, एंड दैट इज वाटर। क्या मिलेगा? वो वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएगा, H2O, पानी का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वाटर के बहुत सारे इसमें मॉलिक्यूल हैं, मतलब वाटर बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जब कोई भी एटम्स और कोई भी, जैसे कि यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के 2 एटम्स ले लिए थे और ऑक्सीजन का एक एटम हमने यहाँ लिया और हमने इनको केमिकली कंबाइंड किया, तो हमें क्या मिला? ये हमें मिल गया वाटर का मॉलिक्यूल H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। क्या अगर हम यहाँ से 3 हाइड्रोजन ले लें, 2 की जगह अगर हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ले लें और फिर हम इसको रिएक्ट करवाएं, तो क्या वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा? नो, ये नहीं बन सकता, क्योंकि कंपाउंड बनाने की एक शर्त या कंडीशन है कि कंपाउंड वो होते हैं when 2 or more 2 elements are combined chemically in fixed ratio। उसका जो रेशियो होता है ना, वो फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं हम अपनी मर्जी से कितने भी एटम्स निकाल लें, कम कर दें, हर बार वाटर ही बन जाएगा। नो, उसके लिए इसका फिक्स रेशियो होगा। उसी रेशियो में अगर आप उन एलिमेंट्स को मिक्स करके केमिकली ट्रीट करवा रहे हैं, देन तभी कंपाउंड फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दीज सब्सटेंसेस कैन बी ब्रोकन डाउन। अच्छा, इनको हम तोड़ सकते हैं, जबकि एलिमेंट को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते थे। यहाँ पे अगर आप वाटर को ब्रेक करोगे ना, इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे अगर इसका, तो वाटर किस किस से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना। तो इसके दोनों पार्ट्स को आप सेपरेट कर सकते हो, इसके आयन्स टूट जाएंगे। पहले तो यहाँ से हमने बनाया हाइड्रोजन प्लस आयन, और यहाँ पे OH हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा इसमें।
माइनस का, तो हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस करके ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ डिफरेंस इसका देखें, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, दोनों में क्या डिफरेंसेस हुआ, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एलिमेंट में एक ही टाइप का एटम होता है। एंड कंपाउंड में क्या होता है, अब तो आप बता सकते हैं, यस, कंपाउंड में टू और मोर देन टू टाइप्स काइंड एलिमेंट या एटम्स हो सकते हैं, उसमें दो अलग अलग तरीके के एटम्स या एलिमेंट या एटम्स हो सकते हैं। नाउ सेकेंड डिफरेंस हो जाएगा कि वी कैन नॉट डिवाइड एलिमेंट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स, हम फिजिकल या केमिकल मीन्स से इसको नहीं तोड़ सकते, जबकि कंपाउंड को हम फिजिकल जबकि कंपाउंड को वी कैन डिवाइड कंपाउंड इनटू एलिमेंट बाय केमिकल मीन्स, है ना, कोई भी केमिकली, फिजिकली तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, बट केमिकली हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसके कंपोनेंट्स में। फिर देयर आर ओनली 118 एलिमेंट, यह भी हमने पढ़ ही लिया था कि 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और उन्हीं एलिमेंट से अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स फॉर्म किए हैं, जो कि कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं, रिएक्ट होते हैं और नए कंपाउंड बन जाते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ही एलिमेंट है, जबकि कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि टू अलग अलग टाइप्स के एटम्स है, एक हाइड्रोजन का है एंड एक ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पे टू और मोर देन टू काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, जबकि यहाँ पे ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। अब एलिमेंट्स की बात करते हैं थोड़ा सा, तो टोटल 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। इन एटम्स को, इन एलिमेंट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कुछ इसमें से होते हैं लिक्विड स्टेट में, कुछ होते हैं गैसियस स्टेट में एंड कुछ होते हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं लिक्विड स्टेट में कौन कौन से होते हैं। मरकरी, जिसका कि एटॉमिक नंबर 80 होता है, एंड ब्रोमीन, ये दोनों जो होती हैं लिक्विड स्टेट में होती है रूम टेम्परेचर पर, ओके, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। एंड गैसियस स्टेट में जो होने वाले होते हैं वो रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ऑर्गन, क्लोरीन, नियॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन, ये सारी चीजें जो होते हैं ये एलिमेंट गैसियस स्टेट में होते हैं। एंड सॉलिड स्टेट में अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट में जितने भी बाकी जो बचे हुए एलिमेंट हुए 118 एलिमेंट में टू तो यहाँ पर आ गए, कुछ यहाँ पर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट जो है वो गैसियस स्टेट में है एंड 2 एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट में है। तो 13 एलिमेंट्स लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में है, बाकी के जो रिमेनिंग बचे हैं वो सब सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, ये सारे एलिमेंट्स एक पीरियोडिक टेबल में जमे हुए हैं, मोस्टली की पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो कि आप 10th क्लास में आगे पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल जिसमें सारे एलिमेंट्स को जो है उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। ये जो ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हैं ना, ये हर एलिमेंट के ऊपर नंबर है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4। तो इस हिसाब से इसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज सिक्वेंसली अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे हम ये जो कलर में डिवाइड किया हुआ है, ये यहाँ पे ये सारे जो है ना, ये कौन से थे, गैसियस स्टेट के थे, ये वाली हम लाइन ड्रॉ करते चलते हैं, ये सब गैसियस स्टेट में थे ये, ठीक है। और दो यहाँ पे देखिए, ये लिक्विड स्टेट के ब्रोमीन एंड मरकरी, इसकी पोजीशन आप देख लीजिए पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये दोनों जो कंपोनेंट है ये लिक्विड स्टेट में है, बाकी के सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब एलिमेंट्स को फिर से डिवाइड किया गया है। एलिमेंट की डेफिनेशन हमको पता है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, है ना। ये एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स क्या होती हैं, मेटलॉइड्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि 10th में काफ़ी डिटेल में है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
मेटल्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे मैलिएबल होता है, ये डक्टाइल होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कॉपर, गोल्ड, आयरन। मेटलाइट्स क्या होती हैं, जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करती हैं, उसको मेटलाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, बोरॉन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप देखिए, सिलिकॉन है, बोरॉन है, आर्सेनिक है, और ये सब मेटलाइट्स होते हैं। एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होता है, जस्ट मेटल का अपोजिट हो जाएगा। नॉन डक्टाइल होते हैं, जबकि मेटल डक्टाइल होती हैं। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जबकि ये मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट थे। ओके, एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, सल्फर, ऑक्सीजन। ओके, ये सारे कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। तो हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज को बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें ना जब आप इसको हिट करेंगे तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। इसमें आपने देखा होगा कि बेल जो होती है, जैसे मंदिर में घंटी है, स्कूल में जो बेल लगी हुई होती है, जब उसको हम हिट करते हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है। इसी वजह से, इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इससे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाए जाते हैं, है ना, क्योंकि मेटल्स में सोनोरस का प्रॉपर्टी होता है, मीन्स दे produce a ringing sound when it hit. This properties allows it to be used for making bells. बेल बनाने में इसका यूज किया जाता है। एक प्रॉपर्टी ये देखी हमने मेटल की। ये क्या है भाई, सिल्वर है। ओके, ये क्या है, गोल्ड है। एंड व्हाट इज दिस, प्लेटिनम। देखिए इसमें कितनी ज्यादा शाइन हो रही है ना, इन मेटल्स में कितने ज्यादा चमक रहे हैं। तो एक प्रॉपर्टी हम ये भी तो कह सकते हैं कि ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस। ये कैसी होती हैं, लस्ट्रस होती हैं, मतलब चमकीली होती हैं, इनमें बहुत अच्छी सी शाइन होती है। डेट्स वाई हम इसका यूज करते हैं मेकिंग ज्वेलरी। इसकी ज्वेलरीज बनाई जाती हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसके देखेंगे, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है, मैलिएबिलिटी होता है कि जब आप किसी भी मेटल को हैमर करेंगे, हैमर करना मतलब जब आप उसको हैमर से पीटेंगे तो वो ब्रेक ना होते हुए एक थिन शीट में डिवाइड हो जाएगा। देखो इसकी शीट बन गई, ये गोल्ड है, इस गोल्ड को आपने हैमर्ड किया तो ये टूटने की बजाय, अब सपोज कोल है आपके पास, यानी कोल को अगर आपने पीसा या उसको हैमर किया, तोड़ा आपने, तो वो बिखर जाएगा, है ना, उसकी शीट नहीं बनेगी। बट इसमें देखिए गोल्ड की यहाँ पे ये शीट बन गई, एक सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये गोल्ड का शीट फॉइल बन गई है इसकी। तो ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में। तो कुछ मेटल्स में ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बहुत अच्छी होती है और कुछ मेटल्स में ये बहुत कम होती है, बहुत लीस्ट होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गोल्ड है, गोल्ड को एक हथौड़े से इसको पीटा जा रहा है, जिसकी वजह से ये कैसा हो गया है, एक थिन शीट में चेंज हो गया है। ये प्लेटिनम है। ओके, सिल्वर देखिए, इन सब में ये प्रॉपर्टीज होती है, इसकी वजह से हम इसकी ज्वेलरी भी बना सकते हैं। तो मैलिएबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, मैलिएबिलिटी रिफर्स टू द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी शेप्ड इनटू थिन शीट्स। ये कौन से शीट्स, थोड़े पतले शीट्स में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो बाय बीटिंग देम विद अ हैमर। हैमर से जब आप इसको पीटेंगे तो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ना कि ये टूटेगा, टूटेगा नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब ये ऐसा होता क्या है, इसमें साइंटिफिक क्या रीजन है जो ये ना ब्रेक होता हुआ ऐसा कुछ हो जाता है। देखिए इसमें हम देखते हैं, ये इस फोटोग्राफ में आप देखिए, ये जो हैमर है, इस हैमर की हेल्प से ये गोल्ड है आपका, गोल्ड, इसको आपने इसको पीटा, हैमर्ड किया इसको, है ना, तो क्या होगा, इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होता है, इसमें कुछ ये आयनिक लेयर्स होती है। ये क्या है, इसकी आयनिक लेयर। देखिए लेयर नंबर 1, ये 2, सेकंड लेयर, ये थर्ड कलर में देखिए तीसरी लेयर। तो ये अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो जब भी कभी हम इस पे हैमरिंग करते हैं, जब इस पे फोर्स लगता है, जैसे नेक्स्ट फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि जब इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, यानी जब इसको हथौड़े से बीट किया जा रहा है, हैमरिंग किया जा रहा है, तो इसके ऊपर जो आयनिक लेयर्स होती है ना, वो आयनिक लेयर्स स्लाइड ओवर हो जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे देखिए लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड हो रही है, जिसकी वजह से ये जो लेयर फिसलती हुई, स्लाइड होते हुए एक लंबा सा लॉन्ग शीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये लेयर्स, इसके बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं। अगर ये ब्रेक हो जाएं तो वो
मेटल का हम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसके बॉन्ड ब्रेक ना होते हुए सिर्फ ये आयनिक लेयर्स, ये लेयर नंबर 1, ये लेयर नंबर 2, ये लेयर नंबर 3, ये लेयर नंबर 4, है ना, इस तरीके से ये आयनिक लेयर्स जो होती हैं एक दूसरे पे स्लाइड ओवर हो रही है। ये देखिए यहाँ पे आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, स्लाइड ओवर होके एक थिन शीट में कन्वर्ट हो गया है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी। आपको पता है ना, गोल्ड सबसे ज्यादा मैलिएबल सब्सटेंस होता है, सबसे ज्यादा मैलिएबल कंपाउंड जो होता है ना, वो एलिमेंट जो होता है वो गोल्ड ही होता है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, डक्टाइल। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी मतलब जब हम किसी भी मेटल को स्ट्रेच करते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू बी स्ट्रेच्ड आउट और ड्रॉन आउट एज अ वायर। इसको आप खींच के लंबे तार बना सकते हो, एक लंबा सा वायर इसमें बना सकते हो जब आपने किसी मेटल को आपने स्ट्रेस किया तो ये क्या हो सकती है, थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सकती है। गोल्ड का भी वायर बना सकते हो, हमने ज्वेलरी में देखी ना, नई डिजाइन की ज्वेलरी बनती है, रिंग्स जो हम बनाते हैं, सिल्वर, कॉपर, है ना। देखिए कॉपर सबसे ज्यादा, कॉपर के इसके वायर्स भी बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं कितने लॉन्ग होते हैं ना, काफी सारे लंबाई में उसको बना सकते हैं, लंबे लंबे वायर्स हम इसको बना सकते हैं। तो ये कहलाती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब उसको स्ट्रेच करके और वायर्स में कन्वर्ट कर देना, यही प्रॉपर्टी इसकी कहलाती है डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, metals are usually solid at room temperature. However, there is an exception, mercury, which is usually in liquid form, and mercury is heavy, silvery, white liquid metals compared to other metals. It is a poor conductor of heat but a fair conductor of electricity. देखिए यहाँ पे जो मेटल्स होती हैं वो यूजुअली सॉलिड ही होती है रूम टेम्परेचर पर, बट हमने अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा कि मर्क्यूरी जो होता है, कि मर्क्यूरी जिसका एटॉमिक नंबर होता है, हमने देखा है 80, एटॉमिक नंबर ऑफ मर्क्यूरी इज 80, एंड इसकी पोजीशन भी हम पीरियोडिक टेबल में देख ही चुके हैं कि इसकी सीट कहाँ है। मर्क्यूरी कैसा होता है, ये देखिए मर्क्यूरी, आप देखिए यहाँ पे कोई लिक्विड सा सब्सटेंस ये बाउल में आपको दिखाई दे रहा है, कुछ चमकीला सा शाइनिंग सा सब्सटेंस दिखाई दे रहा है ना, ये मर्क्यूरी होता है। और वैसे भी आपने थर्मोमीटर में जब आप टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसमें कुछ सिल्वर कलर की लाइन दिखाई देती है ना, वही तो होता है मर्क्यूरी, वही सिल्वर। तो मर्क्यूरी जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। नॉर्मली सारी मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं, बट मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, मेटल्स आर हार्ड, दे कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली एंड रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ टू ब्रेक। आयरन इज यूज्ड टू मेक कार्स, बिल्डिंग, चिप। देखिए इसका मतलब ये हुआ, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो काफी हार्ड होती हैं। हमने देखा है आयरन, है ना, आयरन कितना हार्ड होता है। आयरन के बड़े, इसी वजह से तो आयरन के बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जाते हैं, ब्रिज में उसका यूज होता है, शिप्स बनती हैं, बिल्डिंग में हम उसका यूज करते हैं, कार्स बनती हैं, है ना। तो नॉर्मली मेटल्स आर वेरी हार्ड, बट इसका एक एक्सेप्शन है, सोडियम। सोडियम को छोड़कर, सोडियम इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है ना रूम टेम्परेचर पर कि आप उसको नाइफ की हेल्प से कट भी कर सकते हैं, है ना। दे कैन बी कट विथ अ नाइफ, क्योंकि सोडियम बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, एंड द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूम टेम्परेचर पर कौन सी मेटल ऐसी होती है जो कि सॉफ्ट होती है, इवन हम उसको नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। तो आंसर इज सोडियम। एंड बाकी सारी मेटल्स काफी हार्ड होती हैं, इसी वजह से इसका यूज कंस्ट्रक्शन में भी होता है, कार्स, बिल्डिंग, शेप्स, विंडोज, उसकी ग्रिल बनाने में, है ना, एरोप्लेन्स, शेप्स। ये सोडियम मेटल्स जो अभी हम बात कर रहे थे कि मेटल्स कितना सॉफ्ट होता है, देखिए ये मेटल होता है सोडियम का, ये वाला, और इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि ये नाइफ की हेल्प से कट कर रहे हैं इसको। ओके, जब आप 12th क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे उसमें आप देखिएगा सोडियम मेटल को नाइफ की हेल्प से कट करके देखिएगा, कट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, विच मीन्स दैट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स जो होती है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
एंड हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की ये बहुत अच्छी कंडक्टर्स होती हैं। मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब अगर आप इसमें से हीट को फ्लो करेंगे तो वो इजीली हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। इसी वजह से, इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से मेटल का यूज किया जाता है, कॉपर का यूज किया जाता है वायर बनाने में। इलेक्ट्रिक वायर्स जो हमारे घरों में होते हैं वो अंदर से आप खोल के ओपन करके देखिएगा, कॉपर वायर के बने होते हैं, ऊपर से प्लास्टिक का कवरिंग होता है। प्लास्टिक का कवरिंग क्यों किया जाता है वायर्स पे? ताकि हमको शॉक ना लगे, करंट ना लगे। अदरवाइज अगर हमने उसको वैसे ही पकड़ लिया ना तो शॉक लग सकता है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, हीट भी होता है। और प्लास्टिक जो होता है ना वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट होता है, जिसकी वजह से आप उसको ऊपर से उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं प्लास्टिक का कवरिंग करके। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखिएगा कि मेटल्स में जो होते हैं फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। आपने देखा होगा कि जब हम कुकिंग करते हैं, या आपकी मम्मी को देखा होगा कुकिंग करते टाइम, कई बार हम अपना मेटल का जो स्पून होता है वो तपेली में छोड़ देते हैं। ओके, तो थोड़ी देर बाद हम जब उसको पकड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा हैंड जो है वो इतना वार्म हो जाता है कि हम उसको पकड़ नहीं सकते, हमारा हैंड जलने लगता है, तो हम उसको इमीडिएटली छोड़ देते हैं। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने जो स्पून रखा था वो तो बॉटम पे रखा है, जो कि हीट के टच में है। तो जब आपने उसमें रखा था तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इस फोटो में हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए कंडक्शन ऑफ हीट किस तरीके से हो रहा है। सपोज ये आपका फ्लेम है, ठीक है, ये आपकी फ्लेम है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। अब यहाँ पे जो, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल आपको दिया था कि ये स्पून है, सपोज ये आपका स्पून है, ठीक है, ये स्पून का ये माउथ समझो इधर है और ये हैंडल बाहर था जो कि आपने तपेली में छोड़ दिया। अब ये जो इसका माउथ था, ये समझिए कि ये हीट के कांटेक्ट में, गैस की तपेली के ऊपर जो आपने रखा था ना, तो जब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हीट यहाँ पर आई, यहाँ से ये यहाँ ट्रांसफर हो गई, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही, देखिए यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है। इस तरीके से ये आखिरी एंड तक पहुंच जाती है। देखिए यहाँ कलर चेंज हो रहा है, ये रेड था, फिर यहाँ से ये चेंज होने लगा, पर्पल हुआ, ब्लू हुआ, तो ये क्या हो रहा है, हीट का कंडक्शन हो रहा है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स हीट को लेके आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से इसका एक एंड गर्म करेंगे आप, यहाँ पे आपने एक एंड वार्म किया था, बट इसका दूसरा एंड भी वार्म हो जाता है। जो स्पून का एग्जाम्पल अभी हमने लिया था कि स्पून का एक ही एंड तो हमने तपेली में छोड़ा था जो कि गर्म हो गया था, लेकिन दूसरा एंड भी वार्म हो गया है, वो कंडक्शन ऑफ हीट की वजह से। और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पर ये देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये मूव हो रहे हैं ना, ये लेके घूम रहा है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से ये मूव होता होता होता, देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आखिरी एंड तक इसका फ्लो हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन हीट। तो हमारा आंसर होगा बिकॉज ऑफ दे कंटेन फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। जो गर्म साइड होगा उसका, वार्म साइड होगा, वहां से लेके उसको ठंडे जो भी है वहां तक इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जाएगा। इसी प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यहाँ हम इसके पॉट्स बनाते हैं, जो खाना बनाने के यूटेंसिल्स होते हैं, पैन्स, वेसल्स, ये सारी चीजें हम मेटल्स की ही बनाई जाती हैं। Next property, metals have the highest boiling and melting points because they have the strongest chemical bond which are metallic. अब इसकी एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है एंड मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो बहुत हाई होते हैं। जो अभी हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। वाटर को हमने देखा था कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं।
और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, अच्छा ये हाई क्यों होते हैं, क्योंकि इसका जो केमिकल बॉन्डिंग होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। सपोज ये एटम एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में एक बॉन्ड होता है, ये हमें पता है। इसी बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों एटम्स एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब आपने अगर इसको हीट दिया, यहाँ से हमने फ्लेम जलाया या कैसे भी आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, हीट दिया, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने की वजह से ये दोनों एटम्स फ्री हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ये बॉन्ड इतनी इजीली ब्रेक नहीं होता है। तो मेटल्स में ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड से ये जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से इनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है। और वही इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट्स भी बहुत, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। टंगस्टन, देखिए यहाँ पे इसका कितना हाई मेल्टिंग पॉइंट्स है, ये आप देख सकते हैं 3420 डिग्री सेल्सियस। अभी आप इमेजिन कर सकते हैं इतना ज़्यादा टेम्परेचर आपको हाई करना पड़ेगा इसको, तभी कहीं जाके वो मेल्ट होगा। और इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इनके आप प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशन देख सकते हैं ना, कि यहाँ पे यूज किया जाता है लाइट बल्ब में, जो फिलामेंट होता है ना, हमारा जो बल्ब हम चलाते हैं उसमें फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का ही होता है। ये इसी तरीके से ये कुछ और मेटल्स के नाम यहाँ हमने लिखे हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई हैं, और इनको मेल्ट करने के लिए, इस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए काफ़ी हैवी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इस चैप्टर में हमने एलिमेंट, कंपाउंड पढ़ा, प्योर सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ और चीज़ें। तो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। नेक्स्ट क्लास will be continue with mixture and separation process. Please subscribe our channel and keep watching all the lectures. See you again. Till date, bye bye, take care. Thank you for watching.